नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कंपनी के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ भी है, जो न्यूज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उस न्यूज़ के अंदर ही कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में क्या ग्रोथेबल होने मतलब ग्रोथ होने का चांसेस है, वो आपको ज़रूर दिखेगा। तो मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर सीखने के लिए ज़रूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा एक केमिकल्स कंपनी है। जो कंपनी सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं, कंपनी देखा जाए तो टेक्सटाइल, केमिकल्स, पैकेजिंग, फिल्म्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड अदर्स पॉलीमर्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिमांडेबल है और हमेशा हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का डिमांड है, तो फिर भी केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो मार्केट में तो इंडियन मार्केट में तो ठीक ठाक है। ग्लोबली मार्केट में जैसे यूरोप कंट्रीज में इसका डिमांड बहुत कम हुआ। तो उसके पीछे रीजन भी है। चाइना क्या किया है, चाइना खुद खुद का जो प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट प्राइस में यूरोप को बेच रहा है। चाइना जो खुद का केमिकल्स प्रोडक्ट है वो यूरोप मार्केट में डिस्काउंट में बेच रहा है और ये डिस्काउंट प्राइस में बेचने के कारण यूरोप मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट खरीदारी किया जा रहा है और इंडियन मार्केट के ऊपर जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसका हालत थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो देखिए एक बात बताया जा रहा है कि 2025 से पहले वो रिकवरी नहीं होगा। तो एसआरएफ ने एक नया स्ट्रेटजीज यूज किए। वो एसआरएफ क्या किया, वो धीरे धीरे करके खुद का जो प्रोडक्शन है उसको कम किया। ध्यान से देखना, कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो कम इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन कम हुआ। अभी प्रोडक्शन कम होने के बाद भी कंपनी एक चीज अच्छा किया, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जब रिकवरी करने का सिचुएशन है, जब रिकवरी होना स्टार्ट होंगे तो इस कंपनी एक रॉकेट की तरफ भागेगा। क्यों? देखिए चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए कंपनी के एक्सपेंस एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया। जैसे नेट प्रॉफिट, कंपनी एक टाइम 300 करोड़ के आसपास था, आज भी 300 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ तो नहीं दिखा, मगर कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। लास्ट 1 ईयर में कंपनी का सेल्स में करेक्शन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट के कारण, सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो अभी देखिए एज ए इस कंपनी के ऊपर क्यों, कंपनी के ऊपर बिजनेस को आगे कंपनी बढ़ा रहा है, वो किस तरीके से बढ़ा रहा है वो देख लीजिएगा। कंपनीज के ऊपर एज ए फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कंपनी इस बार हाईएस्ट इन्वेस्ट किया, 10,000 करोड़ के आसपास, जो कुछ दिनों पहले 5,000 4,000 करोड़ के आसपास था। तो अलग लेवल का एक इन्वेस्टमेंट प्लांट के ऊपर किया गया। तो प्लांट के ऊपर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करने में। तो अभी कंपनी इस बेसिस में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि देखिए अभी प्रोडक्शन नहीं ज्यादा नहीं करना है, अभी प्लांट को बनाना है। अगर प्लांट अभी बन जाए, अभी पैसा प्लांट में लगा दूं, जब प्लांट तैयार हो जाएगा, जब मार्केट में फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए और एक चीज कंपनी ने किया जो आपको जरूर देखना चाहिए, वो है CWIP। देखिए CWIP में कंपनी आज तक की हाईएस्ट पैसा लगाया। इस बार कंपनी 2,600 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। तो सोचिए, जब कोई कंपनी खुद के CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में सबसे हाईएस्ट पैसा लगा रहा है, तो सोचना बिजनेस के ऊपर हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस दिखेगा। तो ये पॉइंट्स कंपनी के लिए एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस दिखेगा, हाई ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए दिखाएगा क्योंकि कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। और मैं एक ही बात और भी कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, देखिए इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इसीलिए होल्ड करता है क्योंकि इस कंपनी धमाका रिटर्न दिया। अभी रिटर्न किस तरीके से दिया, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कंपनी किस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया। अगर आप इस डेटा को देखेंगे, अगर इस डेटा को देखेंगे तो कंपनी ने 10 साल में कितना 5,700% के आसपास रिटर्न दिया, 5 साल में कितना 400 450%, 3 साल में 127%। और बाकी देखिए करंट एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अभी एक साल में ही तो कंपनी का करेक्शन हो रहा है, एक साल में ही तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इस शरीफ का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक रेंज स्टेट बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, छह छह बार एक ही रेंज में कंपनी ट्रेड किया, नीचे साइड में आया तो बाय हुआ, ऊपर में टारगेट दिया, नीचे आया बाय हुआ, ऊपर में गया टारगेट दिया। फिर से जब भी यहाँ पे आया था तो इस रेंज को फिर से टच किया तो बाइंग एंट्री हुआ और नीचे फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दिया था। देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक है। तो मुझे लगता है एक दो दिन के बाद ही, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं, इसका 100% कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं बता दूं 100% टारगेट अचीव करेगा ही तो मैं बेकार बात बोल रहा हूँ।
मेरे हिसाब से मैं बेकार बात कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं होता। यहाँ से मार्केट बिग क्रैश हो सकता है, क्योंकि देखिए उसी तरीके से ऊपर गया और बिग क्रैश हो गया, तो कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ से करेक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ से टारगेट भी दे सकते हैं। हाँ, एक बात क्लियर हो चुके हैं कि जो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेकआउट किए, तो एक रिट्रेसमेंट में वो जोड़ी लेंगे, उसके बाद रिवर्सल करने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है आप देखेंगे तो एफएल इंडिया टेक्स ऑन ए बिग गन्स विथ ए 50 न्यू एआई पार्ट, आप देख सकते हैं पैटर्न्स। तो इसका मतलब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है, और न्यू पैटर्न्स के हिसाब से 50 न्यू पैटर्न्स के हिसाब से कंपनी काम करना स्टार्ट की है। तो एफएल इंडिया का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि जो जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है, वो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया जा रहा है, अभी तो सर शुरुआत है, अभी तो सर स्टार्टिंग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ होगा तो इस कंपनी के भी ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो बार बार मैं यही बोलता हूँ कि कंपनीज की ग्रोथ होने के पीछे आपको रीजन जानना है। तो मोर देन आप देख सकते हैं एफएल इंडिया हैज फेल्ड फील्ड फॉर 15 मोर पेटेंट्स। अब देखिए 15 मोर पेटेंट्स यहाँ पे करा चुके हैं। तो कंपनी जब खुद का पेटेंट्स बढ़ाते जा रहा है ना, उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि उसका कोई कॉपी नहीं कर पाएंगे, उस पेटेंट्स को कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। तो एक राइट्स रहेगा कंपनी के पास, तो उस राइट से कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो रही बात कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है, अभी देखिए कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला। और उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान देना, शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए धीरे धीरे करके वो नीचे भी आए और स्ट्रांगली सपोर्ट बुक फेस किया, 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट बनाया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अपट्रेंड में जा रहा है। मेरे हिसाब से एक इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो टारगेट बन सकता है करीबन 21% के आसपास। तो देखिए टारगेट कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो इस तरीके से टारगेट जो बना है, क्या सही में उसका फाइनेंशियल ठीक ठाक था? चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए सेल्स भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, उस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का हाई ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिले हैं। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट पॉइंट है। इस बेस्ट पॉइंट को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसीलिए निवेश कर रहा है क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में एफएल इंडिया का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने जैसे एफएस ने क्या किया, 9.5% से होल्डिंग को डायरेक्टली कर दिया 14%, और डीएस के पास 13% का होल्डिंग को बढ़ाकर कर दिया 14%, और पब्लिक के पास होल्डिंग को 16% से घट के हो चुके 14%। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। इंस्टीट्यूशन देखिए डीएस ने तो तगड़ा बाय किया, 6% से डायरेक्टली 14% तक लेके गया। तो जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन लगातार बाय करे तो उसके ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स तो जरूर बनेगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर जो अपडेट्स में दिखाने वाला था वो है कंपनी के ऊपर सेल्स का डेटा। देखिए सेल्स का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि सेल्स अगर पता नहीं है कि आपका कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, तो कंपनी के ऊपर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जैसे कंपनी के जो मिनी एंड जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है, उस सेगमेंट में कंपनी के इस बार सेल्स में बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हुआ है। 91,000 के आसपास टोटल यूनिट बेचा गया था 2022 में। इस बार वो सेल्स कम होकर हो चुके हैं 74,600, मतलब सेल्स में बहुत करेक्शन देखने को मिला। अभी क्वेश्चन आएगा कि सेल्स मारुति में इतना कम क्यों हुआ? देखिए मारुति अभी तक एक भी गाड़ियां मार्केट में ईवीज लॉन्च नहीं किया, एक भी गाड़ियां। अगर ईवीज मार्केट में लॉन्च करते मारुति, तो आज टाटा मोटर्स जितना ईवीज बेच रहा है, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स से भी ज्यादा ईवीज मारुति बेच पाते, क्योंकि मारुति का एक अलग मार्केट है। मारुति अगर मार्केट में अगर 10 गाड़ियां दिखेगा तो उसमें से 7 गाड़ी आपको मारुति का ही दिखने को मिल जाएगा। तो अलग लेवल का एक मार्केट स्ट्रेटेजीज को लेकर वो काम करते हैं, सस्ते दामों में एफोर्डेबल प्राइस में वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि लोग पेट्रोल डीजल का गाड़ी खरीदारी कम कर रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जिसके चलते कंपनी का सेल्स में डाउन देखने को मिला। और सबसे बुरी हालत है कंपनी का जो मिड साइज का जो गाड़ियां है, उसमें देखिए 1500 के आसपास टोटल सेल्स हुआ था, इस बार वो घट के हो चुके 280 के आसपास। तो किस तरीके से कंपनी का टोटल पैसेंजर कार सेगमेंट में 92,000 से घट के हो चुके 74,000। तो अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ कम देखने को मिला। मगर एक पॉइंट आपको जरूर अच्छा दिखेगा कंपनी में, जो यूटिलिटी व्हीकल्स है, जैसे ब्रेजा हो गया, आर्टिगा हो गया,
साथ ही साथ फ्रोनेक्स हो गया, साथ ही साथ ग्रैंड विटारा हो गया। इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियो जो हो गया, सॉरी एस्कॉर्ट जो हो गया, तो इस तरीके से गाड़ियों में सेल्स बहुत शानदार देखने को मिला, बहुत शानदार। उसके साथ इको, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमर्शियल व्हीकल को अभी प्रेफ़र कर रहे हैं। मतलब कमर्शियल व्हीकल बनाए जाए इस तरीके से व्हीकल्स को जो प्रेफ़र कर रहा है, उसी का सेल्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कंपनी व्हीकल इंडस्ट्रीज में अलग सा ग्रोथ हुआ हुआ है। अभी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में जो एक्सपोर्ट के मामले में बात करूँ, तो एक्सपोर्ट में कंपनी का सेल्स जो डाउन हो रहा था लास्ट कुछ, मैं 2 साल से देख रहा हूँ कंपनी का सेल्स में एक्सपोर्ट में बहुत बुरी तरीके से हालत हो रहा था। वो धीरे धीरे करके रिकवरी देखने को मिला है। कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इसीलिए टोटल जो सेल्स का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कुछ 10% के, सॉरी 10 करोड़ के, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 1,64,000 था, अभी 1,59,000, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 5,000 के आसपास कंपनी का सेल्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। तो ये कंपनी के प्लस पॉइंट है। अभी देखना बाकी है 2025 से पहले ही कंपनी ईवीज मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ईवी लॉन्च होने के बाद इस कंपनी का क्या ग्रोथ होता है, तभी देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अभी सिर्फ कंपनी के शेयर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो एक अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज दिख रहा है, 70 to 60 to 70% के आसपास। क्यों? क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो आप देखेंगे तो मारुति में आपको डायरेक्टली चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मारुति के ऊपर देखिए एक लेवल कंपनी के ऊपर बना था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। कफ विद 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ। देखिए कंफर्मेशन होने के बाद धीरे 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 करके वो आगे बढ़ रहा है और इजीली वो 17% के आसपास टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने का चांसेस है, एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैं पहले से बुलिश हूँ और मेरे अलग लेवल का एंटी लेवल्स भी है। मैं इजीली टारगेट, मुझे लगता है 11,500 तक वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अभी कब करेगा, किस तरीके से करेगा, वो पता नहीं। अगर टारगेट को अचीव करे तो 17% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। कंपनी 13 तारीख को आपको डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड के शौकीन है, तो उसके लिए बता दूं, ₹3.5 से भी ज़्यादा 3.70 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड मिलने वाला है। अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।